गुड आफ्टरनून। आज जो है हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे धारा विद्युत। और धारा विद्युत में दो क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क का पूछा जाएगा और एक प्रश्न जो है 3 अंक का पूछा जाएगा। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको देखेंगे और उसके पहले जो है आप लोगों का एक फोटो दिखा देता हूं, जिस फोटो में लिखा है युवोदय के 32 छात्र नीट में हुए सफल, किसान की बेटी पार्वती बनेगी डॉक्टर। तो इसी संस्था से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज जो है सरकारी कॉलेज में डॉक्टर के रूप में पढ़ाई करेगी। तो उसके लिए हम पूरे हमारे परिवार की ओर से बधाई देते हैं। ठीक है, ये फोटो है, हमारे कलेक्टर साहब है, ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय है और साथ में ये उनके पिता है, बच्चे के पिता है। और ये दूसरे पेपर में भी आया है, किसान की बेटी करेगी एमबीबीएस की पढ़ाई सरकारी कॉलेज में। ये फोटो है, नीट के चयनित होने पर छात्रा को सम्मान किए हमारे क्षेत्रीय विधायक है, इन्होंने भी सम्मान किए हैं बच्चों को। हम तीनों का सपना था कि हम लोग कुछ करेंगे बच्चों के लिए, कुछ करके दिखाएंगे और इसीलिए हम लोग जो है जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो है इस संस्था के माध्यम से, इस युवोदय अकादमी के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे थे और पढ़ा रहे हैं अभी। चलिए, अब धारा विद्युत में क्या क्या चैप्टर अपने को पढ़ना है। 2 चैप्टर इसमें है, 2 पार्ट है इसमें विद्युत धारा में। ये इसका सिलेबस है कि विद्युत धारा, धातु चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा उसका विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, वीआई ग्राफ, रेखीय विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, फिर श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में शेल और किरचॉफ का नियम और इसका सामान्य अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, विभव मापी, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रश्न 1 में हमने पढ़ा था कि एक अज्ञात प्रतिरोध अगर दिया है, उस अज्ञात प्रतिरोध जो यहां पर है इसमें PQRS यहां 4 है, 8 है, 2 है और मान लीजिए X है। तो हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करके, व्हीटस्टोन जो सेतु का सिद्धांत है P/Q = R/S से यहां पर X का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने P/Q = R/S लिखेंगे तो 4/8 बराबर क्या हो जाएगा 2/X, 2/X, तो 4 8 से कट जाएगा 1/2 बराबर 2/X, तो X बराबर तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा X बराबर 4। हमने इसके पहले जो लेक्चर में कराया था उसमें लिख के बताया था, यहां हमने 4 लिया था, यहां 8 ले लेंगे तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। चलिए, फिर हमने लिया था, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था कि 20 मीटर तार में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जो तार है उसका प्रतिरोध अगर 10 ओम है तो विभव प्रवणता कितनी होगी, ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने विभव प्रवणता ज्ञात किया था। क्या था, पहले हमने V = IR प्राप्त किया था, है ना, तो V निकल गया था, तो फिर ρ = V/L फार्मूला से 20/20 किए थे तो 1 वोल्ट प्रति मीटर पोटेंशियल फॉल पर यूनिट लेंथ अपने को मिला था, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने निकाला था। अब अगला प्रश्न हमने किया था विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, जिसमें हमने पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, कौन सा खुले परिपथ में इसका अस्तित्व रहता है, किसमें खुले परिपथ में इसका अस्तित्व नहीं रहता है और कौन जो है प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है और कौन जो है प्रतिरोध के मान पर निर्भर नहीं करता है। ये सारे पॉइंट हमने विस्तार से डिस्कस किया था, इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं कि इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है।
फिर हमने पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा परिपथ में किस प्रकार प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह से जब विद्युत धारा बहती है तो उस समय जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर हम निकालते हैं, और जब विद्युत धारा नहीं बहती है तो विभवांतर नहीं रहता है, केवल क्या रहता है, विद्युत वाहक बल। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कि विद्युत अपघट्ट के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्ट है, और उसके कारण जो प्रतिरोध होता है उसी को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको भी हमने पढ़ लिया था, है ना। चलिए फिर हमने क्या पढ़ा था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हमने सबसे पहला पढ़ा था कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले ये निर्भर करता है सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। हमने बताया था कि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को जब भी हम बढ़ाते हैं तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, ये हमने बताया था। और बताया था क्या कि ये जो है विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर, मतलब ये इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होगी, कम होगी। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जब ये सेल होता है, सेल के जो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर सांद्रता अधिक होगी तो क्या होगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी अधिक होगी। ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। जो ओम का नियम का पालन करता है ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, और जो ओम का नियम का पालन नहीं करता है वो अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ये सारे चीज हमने डिस्कस कर लिया था। और उसका ग्राफ का स्ट्रक्चर सरल रेखा ना होकर के इस टाइप का कर्व शेप में होता है। फिर चालक का प्रतिरोध हमने पढ़ा था कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस पर भी हमने डिस्कस किया था। तो चालक का प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है वो हमने देखा था। फिर देखा था कि चालक का प्रतिरोध जो है वो उसके लंबाई पर निर्भर करता है, किस प्रकार जब लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। फिर हमने देखा था कि 1 मीटर लेंथ है, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, और इसका 3 mm वायर है, मतलब 3 मिलीमीटर जो है इसका थिकनेस है। तो इसका प्रतिरोध अगर R है, 2 मीटर में क्या हो जाता है 2R, और 3 मीटर में क्या हो जाएगा तब 3R हो जाएगा। तो इसको भी हमने कल देख लिया था। फिर हमने देखा था कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर इसे किस प्रकार निर्भर करता है, कि चालक की जो मोटाई होती है, अगर मोटाई को हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ये भी हमने कल देख लिया था, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, कि चालक के पदार्थ के प्रकृति पर कैसे, क्योंकि हर चालक की जो प्रकृति होता है, अगर कॉपर का तार है या मान लीजिए चांदी का है या कोई दूसरे धातु का तार है, तो उसके सबकी प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि वहां पर उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो मतलब उसका नेचर अलग होने का कारण क्या है कि जब भी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल, तो जब डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल है इसलिए क्या हो जाएगा, वहां पर उसके जो रेजिस्टेंस भी होगी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर चालक के ताप पर हमने ये बात किया था कि चालक के ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। जब चालक का ताप को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, इसका अनुगमन वेग बढ़ जाता है। जब अनुगमन वेग बढ़ जाता है तो शांतिकाल कम हो जाता है, और जब शांतिकाल कम हो जाता है तो वहां पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्योंकि शांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सारे चीज हमने पढ़ लिया था। फिर
आज का जो प्रश्न है, आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, तो चर्चा करने वाले हैं किरचॉफ का नियम को लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और 3 नंबर में आने लायक प्रश्न है कि किरचॉफ का नियम को लिखिए। तो किरचॉफ का मुख्यतः 2 नियम है, एक है जंक्शन रूल बोल सकते हैं आप, संधि का नियम। तो इसमें जंक्शन रूल क्या कहता है, अब देखिए पहले इस चित्र को समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कुछ विद्युत धारा अंदर आ रही है, कुछ विद्युत धारा बाहर जा रही है, ठीक है। कुछ जो है संधि की ओर, संधि का जंक्शन का मतलब होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0, मतलब किसी भी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। धारा का बीजगणितीय योग, देखिए यहां पर कुछ धारा अंदर आ रही है, कुछ धारा क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी परिपथ के लिए, किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि कुछ धारा आ रही है, कुछ धारा विद्युत धारा बाहर जा रही है, ठीक है। तो यहां पर जो डायग्राम है आपने देखा कि यहां पर देखिए किसी भी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए यहां पर एक धारा यहां से आई आ रही है, इधर से आई आ रही है और इधर से आई आ रही है, तो तीनों धारा क्या हो रहा है, फिर आगे जब जा रही है वो 3I के फॉर्म में जा रही है, ठीक है। मतलब जितना धारा संधि में आ रही है उतने धारा संधि से दूर जा रही है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर 8 एम्पियर धारा संधि की ओर आती है तो इस संधि मतलब ज्वाइंट पे आ रही है, और एक धारा इधर 5 एम्पियर इधर चला गया और 3 एम्पियर इधर चला गया, मतलब जो 8 एम्पियर विद्युत धारा आ रही है वो 2 भागों में बढ़ जा रही है। यहां पर आई 3 एम्पियर, 3 आई आया, तीनों ओर से आई आया और आकर के एक में जा रही है, मतलब यहां पर तीनों का जो योग है ये इसके बराबर होगी, मतलब जितने आएगी उतनी चली जाएगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि किस प्रकार होता है। यहां पर जो चिन्ह परिपाटी हम लेते हैं, चिन्ह परिपाटी जो हम लेते हैं, चिन्ह परिपाटी क्या लेते हैं कि संधि की और जो भी विद्युत धारा आएगी उसको हम क्या लेते हैं, धनात्मक, और जो संधि से दूर चली जाएगी उसको हम लेते हैं ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, तो रेलवे स्टेशन में एक एक करके ट्रेन आएगी तो संख्या बढ़ेगी या घटेगी, आके वहां रुक रही है तो बढ़ेगी कि घटेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और अगर ट्रेन चली जाएगी, एक एक करके चली जाएगी तो क्या होगी, घटेगी। तो ठीक उसी प्रकार जो बढ़ने को हमने नाम दिया प्लस, और जो चली जाएगी उसको क्या नाम दिया, माइनस। तो किसी भी संधि पर, मान लीजिए यहां पर एक संधि है, ये हमने एक संधि लिया, यहां पर देखिए यहां से विद्युत धारा आ रही है, मतलब अंदर की ओर है। यहां पर I2 क्या है, ये भी अंदर की ओर है। I3 ये कहां पर है, बाहर की ओर है। I4 किधर है, बाहर की ओर है। I5 ये क्या है, बाहर की ओर है। तो मतलब यहां पर हम 3, 4, 5, 6, 2, 3 जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर संधि मतलब जहां पर जुड़ा हुआ है, तो जो संधि की ओर आती है उसको हमने क्या नाम दिया, उसके लिए हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या माना कि जो भी धारा संधि की ओर आएगी उसको हम लेंगे धनात्मक। द करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट लिविंग द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव, मतलब जो भी विद्युत धारा इसकी ओर आएगी उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो दूर जाएगी उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। मतलब यहां पर इस डायग्राम में अगर देखें तो I1 क्या हो जाएगी, I1 संधि की ओर आ रही है तो प्लस हो जाएगी। I2 भी क्या हो रही है, संधि की ओर आ रही है, ये भी प्लस हो जाएगी। I3 क्या हो रही है, माइनस हो जाएगी, क्योंकि I3 संधि से दूर जा रही है, ये देखिए बाहर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। जो बाहर की ओर जा रही है, दूर जा रही है, ये संधि माना हमने। और I4 भी बाहर जा रही है, यानी I4 माइनस I5 इज इक्वल टू क्या होगी, 0।
जो माइनस माइनस है I3 I4 और I4 माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी ये जो धारा है I1 प्लस I2, सम ऑफ करेंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, सम ऑफ करेंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, टूवर्ड्स द जंक्शन, मतलब संधि की ओर आने वाली जो विद्युत धारा है उसका योग है। I1 और I2 क्या है, संधि पर आने वाली धाराओं का योग है, सम ऑफ करेंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन। और I3 I4 और I4 यहां पर भी प्लस है, ये जो करंट है क्या है, सम ऑफ करेंट लिविंग द जंक्शन, लिविंग द जंक्शन, मतलब जो करंट जंक्शन की ओर आएगी उसका सम और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगी उसका सम, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब सम ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होती है। मतलब जितना विद्युत धारा आएगी, जैसे इस डायग्राम में आपने देखा कि ए क्या हो रही है, आ रही है, ए भी क्या कर रही है, आ रही है, ये भी करंट क्या हो रही है, आ रही है, और यहां पर करंट क्या हो रही है, जा रही है। इसको हमने क्या माना, मान लो आई है, इसको क्या माना, आई माना। तो आई देखो, आई क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आप लोग 10th क्लास में भी सर्किट डायग्राम में पढ़े होंगे। सर्किट डायग्राम में तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं, तीन प्रतिरोध ऐसे लेते थे, है ना, ऐसे लेते थे, और यहां से आती थी, यहां से विद्युत धारा कितना आया, I, यहां पर कितना गया I1, यहां पर कितना गया I2, यहां पर कितना गया I3। तो हम सीधा लिख देते थे, क्या लिखते थे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम लिखते थे। मतलब क्या हुआ कि संधि, ये है संधि जुड़ा हुआ जगह, जितना मान लीजिए 10 एम्पियर करंट आ रही थी, यहां पर आने के बाद मान लीजिए 2 यहां चला गया, 3 यहां चला गया, 3 तो 5, तो ये 5 हो जाएगा। मतलब 5, ये इन तीनों का योग संधि की ओर आई, संधि की ओर आने वाली धारा 10 एम्पियर और संधि से दूर जाने वाली 3 2 5 और 5 10, मतलब टोटल जितना करंट जंक्शन की ओर आएगी उतना करंट जंक्शन से दूर चली जाएगी। और यही क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। और जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। मतलब यहां पर जो प्रथम नियम है वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। आप देखिए यहां पर, जैसे यहां पर जितना विद्युत धारा आ रही है, I1 आया, I2 गया, और इधर जाके 3I, मतलब I का वैल्यू 3I के इक्वल हो रही है। यहां पर विद्युत धारा नीचे की ओर आ रही है, यहां पर जंक्शन था, यहां पर जंक्शन था, जंक्शन से आकर के दो भागों में बट रही है। मतलब जितनी धारा विद्युत धारा किसी जंक्शन की ओर आती है उतनी विद्युत धारा जंक्शन से दूर चली जाती है। और यही क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। और ये नियम जो है आवेश संरक्षण के अनुकूल है। आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के अनुकूल है, तो यहां पर ये जो है आवेश संरक्षण के अनुकूल है। ठीक है, चलिए माइक बंद करेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम या वोल्टेज नियम भी बोलते हैं इसको। तो वोल्टेज नियम में क्या कहता है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किसी भी बंद जाल के लिए, कोई भी बंद जाल मतलब जहां से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पर अगर आप आते हैं तो उस बंद जाल के लिए जो कुल विद्युत वाहक बल, उस बंद जाल में उपस्थित प्रतिरोध और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब यहां पर जो नेट पोटेंशियल है, या बोल सकते आप बोल सकते जो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस। आप लोग बंद कर लेंगे माइक बंद है, आप लोग बंद कर लेंगे, माइक ऑन है। तो यहां पर
क्या होता है कि जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम क्या कहता है कि समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, समेशन ऑफ, और बंद परिपथ का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक सेल है और यहां पर कोई दूसरा सेल है और यहां पर आपने जोड़ दिया, यहां पर एक प्रतिरोध है मान लीजिए R1 है, यहां पर एक प्रतिरोध है मान लीजिए R2 है और यहां पर एक प्रतिरोध है मान लीजिए R3 है। यस, हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके वहां पर। चलिए हमारे यहां से बराबर जा रही है, नहीं होगा तो बेटा आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, है ना, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग माइक को ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए, नहीं तो फिर यहां पर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो चलिए यहां पर E1 है और E2 है, दो सेल यहां पर है और E1 सेल से मान लीजिए विद्युत धारा I1 आती है और E2 सेल से विद्युत धारा I2 आती है। तो यहां पर इससे धारा I1 आती है, यहां पर I2 आती है। तो यहां से देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, इधर से I1 आया I2 आया, यहां पर अगर संधि है तो यहां पर धारा क्या बहेगी, I1 प्लस क्या बहेगी I2, यहां I1 धारा बहेगी और यहां पर क्या बहेगी I1 प्लस I2 विद्युत धारा इसमें बहेगी। जब यहां पर आने के बाद यहां पर फिर से संधि मिलेगा तो यहां पर फिर से धारा बढ़ जाएगी, यह I2 हो जाएगी और धारा क्या हो जाएगी I1 हो जाएगी। तो यहां पर बंद जाल का मतलब क्या होता है कि हम जहां से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 4 पॉइंट हमने नाम दे दिया, यहां पर A, B, C और ये मान लीजिए D, या इसको A, B, C और इस पॉइंट को नाम दे दिया D। तो बंद जाल का मतलब होता है A, B, C, D, A। मतलब आपको चलना कैसे है, पहले आपको चलना है A से B, फिर चलना है B से C, फिर चलना है C से D, फिर चलना है D से A। तो इस बंद जाल के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, मतलब कुल विद्युत वाहक बल, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके इक्वल है, समेशन ऑफ IR, मतलब उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो करंट फ्लो होगी, उस करंट और जो रेजिस्टेंस है, रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस है, उन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो देखिए यहां पर समेशन E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, तो यहां पर समेशन की बात किया है तो हम यहां पर कुछ चिन्ह परिपाटी लेते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या लेते हैं, यदि हम सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर बोलने से ये मान लीजिए सेल, और ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। यदि आप सेल से इस प्रकार जाएंगे, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले पड़े और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाद में आए, नेगेटिव पहले आए और पॉजिटिव बाद में आए, तो E का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, E का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। और मान लीजिए सेल के अंदर आप जो है ऐसे चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बाद में आए, तो क्या लेंगे, E तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, E तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेल के अंदर से होकर हम जब जाएंगे, यदि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले आए और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाद में आए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, EMF जो है, या विद्युत वाहक बल जो है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले आए और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बाद में आए, तो वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जो IR का मल्टीप्लिकेशन, IR का मल्टीप्लिकेशन, यदि हम विद्युत धारा के दिशा में जाएंगे, विद्युत धारा जिधर बह रही है उधर ही चलेंगे, तो उसका प्रोडक्ट जो है हम क्या लेंगे, प्लस। जिस प्रकार आप जानते हैं कि जैसे आप लोग नाव चलती है, मान लीजिए पानी जिधर बहता है और नाव उधर ही चलता है, तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है मतलब प्लस।
और पानी इधर बह रहा है और उसके ऑपोजिट आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब वेलोसिटी कम हो जाएगा बोल सकते हो क्या बोलोगे, नेगेटिव। तो ठीक उसी प्रकार यदि विद्युत धारा की दिशा में यहाँ पे जो बंद परिपथ हमने लिया, देखो ये यहां से लेकर यहां तक ये बंद, मतलब हमने जहां से स्टार्ट किया अगर हम वहां पर पहुंच पाते हैं तो वो बंद परिपथ कहलाता है। यदि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करके अगर हम यहां आ सकते हैं, जहां से स्टार्ट करके अगर वहां हम आ सकते हैं तो वो बंद परिपथ कहलाता है। बंद परिपथ का मतलब होता है कि हम जहां से स्टार्ट करते हैं, जहां से हम प्रारंभ करते हैं, अगर उस बिंदु पर हम पहुंच पाते हैं तो हम उस परिपथ को क्या बोल सकते हैं, बंद परिपथ बोल सकते हैं या बंद जाल बोल सकते हैं। चलिए आगे इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं कि किस प्रकार इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखिए, तो यहां पर अगर हम इसमें लेंगे एप्लीकेशन देख लीजिए। तो यहां पर हमने बंद जाल क्या लिया था, ये मान लीजिए एक सेल था, ये E1 सेल था, यहां पर क्या सेल था, E2 सेल था, यहां पर प्रतिरोध क्या था, R1 प्रतिरोध था, यहां पर कितना प्रतिरोध था, R2 प्रतिरोध था, और यहां पर प्रतिरोध कितना है, R3 प्रतिरोध है मान लीजिए। तो यहां पहला सेल से विद्युत धारा कितना निकला, I1, दूसरा सेल से विद्युत धारा कितना निकला I2, और ये जाकर के विद्युत धारा कितना बहेगा, I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2। और ये मान लीजिए एक बंद जाल है। तो देखिए इस बंद जाल में अगर हम इस पॉइंट को ले लिए A, B, C और ये D, हम 4 पॉइंट नाम दे दिए। तो हम A से देखिए क्या करना है, पहले समेशन, फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन E निकालना है। E मतलब उसमें कितना सेल लगा है। तो A से B तक कोई सेल लगा है, A से B तक कोई सेल लगा है, कोई सेल है, कौन सा सेल है, E1 है कि E2 है, कौन सा सेल है A से B तक, E1। चलिए बिल्कुल सही है, A से B तक एक सेल है जिसका नाम हमने दिया E1। और जब हम यहां पर देखेंगे, यहां पर माइनस है, इधर क्या है, प्लस है। तो A से B तक हम जब चलेंगे, तो A से B तक जब हम चले तो हमने देखा कि A से B तक चलने पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले आया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाद में आया। इसलिए E1 प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हमने क्या बताया था, यदि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले आता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाद में आता है, तो E1 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगी, E1 है ना, इन क्लोज्ड मैश A B C D A, बंद जाल A B C D A में। तो इस A से B तक एक सेल है जिसका नाम दिया हमने E1, E1 क्या है, प्लस होगी। B से C तक कोई सेल नहीं है, B से C तक कोई सेल नहीं है। फिर C से D तक, C से अगर D तक चले तो दूसरा सेल है, कौन सा है, E2 है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जब हम C से D चल रहे हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले आ रहा है। देखिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले आ रहा है। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बाद में है तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2। और D से A तक कोई सेल नहीं है, मतलब यहां पर 2 ही सेल है, A से B, B से C, C से D, D से A। आपको ऐसे चलना है। तो A से B तक चले, एक सेल मिला, इस सेल में पहले नेगेटिव इलेक्ट्रोड आया, बाद में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आया, इसलिए E1 प्लस हो जाएगा। B से C तक कोई सेल नहीं है, C से D तक एक सेल है, क्या सेल है, E2 है, E2 है,
तो लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हम जब जा रहे थे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमको अपने को पहले मिला, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बाद में मिला, इसलिए E2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, और D से A तक कोई सेल नहीं है। तो समेशन E अपने को मिल गया इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ I और R का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब A से B तक हम चलते हैं, A से जब B तक चले तो इसमें विद्युत धारा कितना बह रहा है, I1। तो A से B तक एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या है, R1 है, और धारा क्या है, I1। तो इसका गुणा हो जाएगा, पहले तो गुणा कर लेंगे I1 और R1 का गुणा किए। अब विद्युत धारा भी इधर जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। फिर B से C तक कोई प्रतिरोध नहीं है, B से C तक कोई प्रतिरोध नहीं है, फिर C से D तक एक प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध है, R2 है, और इस R2 में विद्युत धारा कितना बह रही है, I2। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू I2 इंटू R2, ये गुना हो गया। अब देखिए जब हम C से D की ओर चले तो विद्युत धारा इधर आ रही है, लेकिन हम क्या चले, उसके विपरीत दिशा में, और जब हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसका गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है। इसी फिर D से है कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसका ये समीकरण हो गया। अब यदि हम अब दूसरा लूप लेते हैं, क्लोज्ड लूप DCEF ले लेते हैं, DCEF फिर D, मतलब उसी पॉइंट पे अपने को आना है। अब D to C चलते हैं, फार्मूला है अपने पास समेशन E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। तो समेशन ऑफ E, अब D से हम C चले, D से जब C चलते हैं, यहां पर एक सेल है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले आया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाद में आया, हम ऐसे आए, तो यहां पर E1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। C to E चलेंगे, कोई सेल नहीं है, E to F कोई सेल नहीं है, F to D कोई सेल नहीं है, मतलब समेशन E में क्या हो जाएगा, एक सेल अपने को मिला और उसका वैल्यू E1 है, और वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर समेशन ऑफ IR निकालना है, यहां रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, और करंट कितना है, I2 है। तो I2 R2, हम D से C की ओर चले, विद्युत धारा के दिशा में चले, इसलिए I2 और R2 का गुणनफल भी क्या होगा, धनात्मक होगी। C to E चलते हैं, जब C to E चलते हैं, यहां से यहां आए तो कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन जब यहां से हम यहां आ रहे हैं, यहां से होकर के हम यहां पहुंचे तो एक प्रतिरोध हमको मिला। कौन सा प्रतिरोध मिला, R3 एक प्रतिरोध मिला, और इसमें कितना विद्युत धारा बह रहा है, I1 प्लस I2 बह रहा है। अब इसका जो गुणनफल है I1 प्लस I2 इंटू R3, इसका गुणनफल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे। हम धारा के दिशा में चल रहे हैं, इसलिए धारा के दिशा में क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है आप किरचॉफ का दूसरा नियम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दूसरा उदाहरण भी लेना चाहे तो ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक, मैं देता हूं एक दूसरा, मान लीजिए यहां पर एक सर्किट है, यहां पर एक प्रतिरोध है, यहां पर एक प्रतिरोध है, और यहां पर एक प्रतिरोध है। मान लीजिए यहां पर 3 प्रतिरोध है, यहां पर A है, ये B है, और ये D है, और इसका प्रतिरोध मान लीजिए P है, इसका प्रतिरोध G है, इसका प्रतिरोध R है, और इसमें मान लीजिए विद्युत धारा I1 बह रही है, इसमें विद्युत धारा I2 बह रही है, और इसमें विद्युत धारा जो है I2 बह रही है। अगर ये I2 बह रही है तो इसमें किरचॉफ का सेकंड, हाँ, इसमें इस बंद जाल में, हाँ, जिनका माइक ऑन है बेटा बंद कर लेंगे, है ना। तो यहां पर हमने एक बंद जाल लिया, बंद जाल क्या लिया, A B D A, बंद जाल A
बी डी ए में। तो देखिए बंद जाल ए बी डी ए में, बंद जाल। अब हमारे पास किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसमें क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, ये अपने पास फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब ए से बी चलते हैं, क्या कोई सेल है क्या, कोई सेल नहीं है। ए से बी तक कोई सेल नहीं है, बी से डी तक यहां पर भी कोई सेल नहीं है, और डी टू ए यहां पर भी कोई सेल नहीं है। मतलब इस बंद जाल में कोई भी सेल नहीं है, और जब कोई भी सेल नहीं है तो यहां पर समेशन ऑफ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई सेल नहीं है। समेशन ऑफ ई, ए से बी चले सेल नहीं है, बी से डी चले कोई सेल नहीं है, डी टू ए चले तो कोई भी सेल नहीं है, मतलब ये 0 हो गया। अब आते हैं समेशन ऑफ आई आर, मतलब अब ए से बी तक चलते हैं। पहले इसमें प्रतिरोध कितना है, P, और धारा कितना है, I1, तो क्या हो जाएगा धारा I1 इंटू P। तो लेकिन हम A से जब B चले तो विद्युत धारा भी इधर ही जा रहा है, और हम भी A से B चले, मतलब विद्युत धारा के दिशा में चले, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस। फिर B से D चलते हैं, B से जब D चलते हैं, मान लीजिए इसमें विद्युत धारा क्या है, IG है, IG विद्युत धारा है। तो B से जब हम D चलेंगे तब क्या हो जाएगा, IG इंटू G, मतलब G इसका प्रतिरोध है और IG क्या है, विद्युत धारा है। जब हम D से A की ओर चलेंगे तो देखिए, जब D से जब हम A की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, I2 इंटू R, क्योंकि हम यहां से यहां चल रहे हैं, डी से ए की ओर चल रहे हैं, विद्युत धारा ऐसे आ रही है, हम उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब भी हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो वहां पर विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहां पर I2 इंटू आर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये और इसका एप्लीकेशन हम व्हीटस्टोन ब्रिज में भी इसका यूज हम करते हैं। चलिए एक उदाहरण और देता हूं, आप बंद जाल आप लोगों के लिए, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या इक्वेशन आएगा। बंद जाल, मान लीजिए यहां पर एक प्रतिरोध है, इसका मान G है, इसमें विद्युत धारा IG बह रही है, और यहां पर एक प्रतिरोध है, इसका मान Q है, और इसमें विद्युत धारा नीचे की ओर आ रही है, और इसमें विद्युत धारा I1 माइनस IG बह रही है, और यहां पर एक प्रतिरोध है, यहां पर मान लीजिए S है, और इसमें विद्युत धारा ऐसे बह रही है, और इसका मान कितना है, I2 प्लस IG है। देखिए यहां पर विद्युत धारा, यहां पर मान लीजिए B है, यहां पर C है, D है, तो क्या हो जाए, बंद जाल B C D B में। चलिए आप लोग इसको, इसका इक्वेशन क्या होगी आप लोग करके बताइए। चलिए इसका इक्वेशन क्या आएगी, बी सी डी बी में। आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम का एप्लीकेशन करके बताना है। तो देखिए, हाँ, बी टू सी कोई विद्युत वाहक बल है क्या, कोई सेल है क्या, बी टू सी कोई सेल नहीं है, सी टू डी यहां पर भी कोई सेल नहीं है, और डी टू बी कोई भी सेल नहीं है। तो समेशन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। बी टू सी चलते हैं, जब बी टू सी चलते हैं तो विद्युत धारा कितना है, I1 माइनस IG है, और इसमें प्रतिरोध कितना है, Q है, तो Q का गुना हो जाएगा। फिर C टू D चलते हैं, विद्युत धारा ऊपर जा रही है और हम नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगी, I2 प्लस IG इंटू क्या हो जाएगी, S।
प्रतिरोध और धारा का गुणनफल। और जब हम D से B चलेंगे तो क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ IG इंटू जी। मतलब यहां पर 3 पार्ट होगी, यहां से यहां तक प्रतिरोध है Q, विद्युत धारा है I1 माइनस IG। यहां पर यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां जब आ रहे हैं विद्युत धारा इधर जा रही है, हम क्या आ रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो यहां पर I2 और IG के साथ S का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगी। और जब हम D से B चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, विद्युत धारा कहां आ रही है, नीचे की ओर, तो यहां पर क्या हो जाएगी, IG इंटू जी, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप किरचॉफ का नियम का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। तो आपको किरचॉफ का नियम लिखना है। पहले किरचॉफ का 2 नियम है। पहला नियम कि किसी भी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो भी विद्युत धारा संधि की ओर आती है उसको हम धनात्मक लेते हैं, और जो भी विद्युत धारा संधि से दूर जाती है उसको हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो पहला नियम में हम क्या लेते थे, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम में क्या है, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ EIR। ये 2 नियम है। पहला नियम जो है आवेश संरक्षण के अनुकूल है, जितनी धारा संधि की ओर आएगी उतनी धारा संधि से दूर चली जाएगी। जबकि दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद जाल के लिए, बंद परिपथ के लिए, बंद जाल के लिए, बंद में क्लोज मेश के लिए, है ना, जो नेट ईएमएफ होगी, या आप बोल सकते हो परिणामी जो विद्युत वाहक बल होगी, उसका बीजगणितीय योग, मतलब विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध और विद्युत धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। मतलब I और R का जो गुना करेंगे, गुणन करके उसको फिर जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे वो समेशन ऑफ E के इक्वल हो जाएगी। अगर आप सीबीएसई में देखेंगे तो वहां से हो सकता है एक अलग डेफिनेशन देता है, लेकिन आपने को छत्तीसगढ़ बोर्ड में यही डेफिनेशन है। अगर आप सीबीएसई में देखेंगे तो समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 लेते हैं, उसमें नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा अंतर यह आता है कि आपको चिन्ह परिपाटी में थोड़ा सा अंतर लेना पड़ता है, बाकी अल्टीमेटली दोनों का इक्वेशन सेम आएगा, चाहे आप सीजी बोर्ड का देखें या सीबीएसई बोर्ड का देखें, इक्वेशन एक ही मिलेगा, बाद में उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, बस ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा वही। मतलब समेशन ऑफ, ये जो समेशन ऑफ E माइनस ऑफ समेशन ऑफ IR हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। मतलब समेशन B इज इक्वल टू 0 और समेशन B क्या हो जाएगा, समेशन E माइनस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है ना। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का नियम को लिखिए, लिख करके व्याख्या कीजिए। तो आपको लिखना भी है स्टेटमेंट और उसकी व्याख्या भी करना है, ठीक है, बन जाएगा। हाँ, ओके। चिन्ह परिपाटी मेन है कि विद्युत धारा, जब सेल के लिए चिन्ह परिपाटी कैसे लेते हैं, अगर नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। यदि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले आए और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाद में, मतलब इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, और आप जो है इधर से इधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपको रास्ते में पहले कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, और बाद में पॉजिटिव होगा। तो यहां पर जो सेल है वो सेल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और मान लीजिए यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और आप जो है इधर से इधर जा रहे हो, मतलब ये राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हो, तो आपके रास्ते में कौन पड़ा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और बाद में कौन पड़ा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले पड़ रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बाद में पड़ रहा है, तो उस समय जो विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसको आप नेगेटिव लेंगे। ये आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसका चिन्ह परिपाटी मेन है, ठीक है। ठीक है, तो आज जो है हम यही समाप्त करते हैं।